दोस्तों, आज मेरे साथ हैं मेरे अजीज दोस्त और ऐश की बात के होस्ट विमल कुमार, और खुद को कहते हैं कि फैंस रिपोर्टर। और इंडिया का ऐसा कौन क्रिकेटर बीट विराट कोहली, सूर्य कुमार, रोहित शर्मा, चाहे कोच साहब, चाहे दुनिया का, मैं तो कहूंगा इंडिया का ही क्यों, दुनिया का कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो इनका फैन नहीं है। फैंस रिपोर्टर के फैन सारे क्रिकेटर से विमल जी। लेकिन मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करता हूँ, और एक बहुत कामयाब चैनल चलाते हैं ये, कि जिनका नाम है विमल कुमार, 7.5 लाख के आसपास इनके सब्सक्राइबर हैं, कामयाबी के झंडे गाड़ रखे हैं। विमल जी, लाइफ बियॉन्ड क्रिकेट भी है कुछ दोस्त? पहले बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई, एक और माफ़ी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि अनिल भाई ने हमें बुलाया है जब से इनका चैनल आया, और मैं देखता भी उनका रेगुलर चैनल। तो आप सभी लोगों से कहूँगा कि भाई अनिल के साथ हमने काफ़ी कुछ सीखा, हमने साथ साथ बहुत दिनों तक हमने आज तक के शुरुआती दौर में काम किया। और माफ़ी इसलिए चाहूँगा कि इंडियन टीम का कार्यक्रम और ऐसा रहा तो कई बार नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने बोला कि इस बार वर्ल्ड कप से पहले, कम से कम वर्ल्ड कप से पहले जो है इंडिया में 2026 का वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला है। अब से कुछ ही दिन में इंडियन टीम जो है शुरुआत करेगी अपनी कैंपेन की। कड़ी दिलचस्प मुकाबले हैं, तो हमने सोचा कि कम से कम अपनी पुरानी यादों को हम लोग उसका जिक्र करें। तो इस माफ़ी के साथ हम इस पूरे कॉन्वर्सेशन को शुरुआत करते हैं। विमल की बात यह है कि मैं देर करता नहीं हूँ, देर हो जाती है। मतलब बात तो यही है ना। इंडिया का कैंपेन विमल जी, और नामीबिया के साथ मैच, नामीबिया जैसी टीम के साथ मैच, क्या इस मैच में किसी तरह की कोई हरकत हो सकती है इंडिया के साथ, मतलब दिक्कत? सिंह की पहले मैच में इंडिया को यूएस ने थोड़े से नाको चने चबाए। क्या आपको डर है कि नामीबिया भी इंडिया को उस तरह का चैलेंज दे सकती है, या फिर आई ओपनर हो सकता है मैच? अनिल जी, अगर आप देखेंगे ना, दो टीमें, मुझे लगता है कि अगर आप क्रिकेट हिस्ट्री को देखेंगे, दो ही टीमें ऐसी रही हैं जो एसोसिएट टीमें हैं, जो सो कॉल्ड लेसर टीमें हैं, उतने ग्रेट नहीं हैं, उनको भी उसी गंभीरता से लेती हैं, वही रेस्पेक्ट देती हैं। एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया। इससे आपका तमाम क्रिकेट हिस्ट्री अगर आप देखेंगे अनिल भाई, सबसे कम अपसेट इन दोनों टीमों के साथ ही हुए हैं। आप वनडे क्रिकेट देखिए, T20 देखिए, इंग्लैंड के साथ अपसेट होते हैं, साउथ अफ्रीका के साथ अपसेट होते हैं, पाकिस्तान, ये और न्यूजीलैंड के साथ, टेस्ट प्लेइंग नेशन वाली जो कंट्री है, इनको अपसेट होते हैं। अपसेट का मतलब उम्मीद नहीं की जाती है, फिर भी ये हार जाते हैं। इंडिया का अगर आप देखेंगे, इंडिया का, मुझे और आपको भी याद होगा, इंडिया का एक अपसेट हुआ था 99 वर्ल्ड कप में, जब इंडिया जिम्बाब्वे से हार गई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी। 2007 वर्ल्ड कप, अब वो भी कह सकते हैं, वो भी एक बार, तो एक बार अपसेट। आप सोचिए, एक बार जब वो हारे बांग्लादेश के साथ, उसका तो उन्होंने कितने सालों तक बांग्लादेश से हारे ही नहीं जी। श्रीलंका के साथ भी यही रहा, डोमिनेशन। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम जो है हल्के में नहीं लेती है। यूएसए हो, नामीबिया हो, पाकिस्तान हो, इनके लिए वही मैच है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया का जो फर्स्ट राउंड में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ही एकमात्र जो है बड़ा मैच है जो इंडिया को चैलेंज करेगा, क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट होंगे। कोलंबो में कंडीशंस डिफरेंट होंगे, और पाकिस्तान की टीम, बहुत सारे लोगों को शायद ये बात उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन पाकिस्तान के स्पिन अटैक में वो विविधता है, वो स्किल है जो इस इंडियन टीम को थोड़ा सा चौंका सकती है। तो भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान की भी बात करेंगे, विमल की लाइफ के बारे में बात करेंगे, कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि विमल ऐसे ध्रुव हैं, जैसे आपको लगता है, हमें लगता है कि रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, विराट कोहली और गौतम गंभीर, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन इन तीनों ध्रुवों के बीच में घूमते हैं विमल जी। मतलब गौतम गंभीर से भी उनका उतना ही राब्ता है। रोहित शर्मा का इंटरव्यू इनके चैनल पे आपने देखा ही, मिलियंस में वो गया हुआ है इंटरव्यू। विराट कोहली के साथ आप देखते हैं कि विराट कोहली जहाँ मिलते हैं गले मिलते हैं इनसे। तो मैं पूछूंगा इनसे कि कैसे कर लेते हो विमल। लेकिन आते हैं, चूंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, इसलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं ग्रुप स्टेजेस, दिस एंड दैट, एक खिलाड़ियों के बारे में। विमल, क्या ये आई ओपनर था पहला मैच इंडिया के लिए? आई ओपनर भी आप कह सकते हो, लेकिन मैं इसको कहूंगा कि अपनी तरफ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ बड़े कैंपेन में जो है ना, नज़र करना या ग्रह गोचर जिसको बोलते हैं, वो कट जाए। तो मेरे लिए हमेशा मैं बोलूँगा कि अगर मेरी बैटिंग टीम की बैटिंग फ्लॉप होनी है तो हो जाए, यूएसए के साथ हो जाए, नामीबिया के साथ टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इवन हॉलैंड के साथ अहमदाबाद, वहाँ भी फ्लॉप हो जाए, बुमराह को पिटाई हो जाए, इन सब से मेरे को परवाह नहीं है। आई विल नॉट रीड टू मच इनटू दैट।
जब इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हो, आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो, आप साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हो, सेमीफाइनल खेल रहे हो, फाइनल खेल रहे हो, वहाँ यू शुड हैव योर बेस्ट 11। वहाँ किसी तरह की ये है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा टूर्नामेंट जब होगा उतार चढ़ाव होंगे, और स्पेशली इस इंडियन टीम को अगर आप देखें तो अनप्रेसिडेंटेड इंडियन टीम है। मतलब 2024 में जब ये टीम जीती है उसके बाद से जीती रही है, मतलब 33-8 अगर आप देखा जाए वो इक्वेशन की 33 मैच जीती है, मात्र 8 हारी है, और उन 8 में भी समझ लीजिए कि 3-4 मैच तो ऐसे ही है जो इंडिया जीत सकती थी। मतलब हार्डली इन्होंने कोई ढंग के, जो अगर आपने मैच गंवाए होंगे T20 में निर्णायक गेम, क्योंकि आप हर जगह जीतो, एशिया कप जीते हो, कोई ट्रॉफी नहीं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया गई, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले कुछ सालों में हमें टेस्ट सीरीज में मात दी, ऑस्ट्रेलिया ने हमें वनडे सीरीज में मात दी। बिल्कुल T20 फॉर्मेट था जहां वहां पर हमने बोला कि नहीं, हमारा भले टेस्ट और वनडे में जो भी हो, T20 में। तो मुझे लगता है कि T20 में ये टीम बेहद मजबूत है, और कंप्लीट सारे 360 डिग्री के हिसाब से देखा जाए सारे बॉक्सेस टिक किए हुए। एक्चुअली वर्ल्ड कप से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि इस इंडियन टीम को कौन हराएगा, जिसके पास बैटिंग ऐसी धुरंधर है, बॉलिंग ऐसे कातिल है, फील्डिंग भी जबरदस्त, स्पिन अटैक, पेस अटैक, ऑलराउंडर्स, टिक टिक टिक, ऑटो पायलट पे उस टीम को उड़ा दो और जीत के आएगी। खैर चलो, पहला मैच जो हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बनता है यार इंडिया का कप्तान सूर्य कुमार, क्या बनता है यार। मतलब जिस तरह की वो नॉक खेले 49 बॉलों पे 84, जिसमें वो आक्रामक भी थे, जिसमें वो हनुमान जी भी बने थे कि संकट से बचाना भी है। क्या कैरेक्टर है इस कप्तान का, और क्या वाकई, जैसे अभी ऋषभ पंत ने बोला था, क्या वाकई ये लीडर है, कप्तान कम लीडर ज़्यादा इस ग्रुप का? अनिल, सूर्य कुमार यादव, और आपने बहुत एक दिलचस्प आपने इंटरव्यू भी किया हुआ, आपके दोस्त भी हैं इसलिए। हाँ, नहीं, इंटरव्यू के अलावा मैं एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी तक कहीं जिक्र नहीं किया, चूँकि आपने एक सीजन जर्नलिस्ट हैं और जो बात आप जानते हैं गहराई से, सवालों में वो गंभीरता रहती है, और आपने एक बहुत उम्दा सवाल पूछा, और उसमें सूर्य कुमार यादव कैरेक्टर के बारे में आपको एक चीज़ बताऊँ। सूर्य कुमार यादव को तो मैं बहुत दिनों से जानता नहीं था, क्योंकि मुंबई से क्रिकेट खेलते थे, आईपीएल में मुलाकात नहीं। मैं विदेशी दौरे पे जब उनसे 2-4 बार मिला, उन्होंने देखा, और जब उन्होंने देखा कि पुराने, प्यार से नाम बोलते हैं, हाँ, वो बहुत प्यार से मिलते हैं। लेकिन जो मुझे एक चीज़ जो है मैं भूल नहीं पाऊंगा, मैं आपको पिछले साल के आईपीएल की बात करता हूँ मैं आपको। ये पिछले साल आईपीएल में, और ये दिखाता उनका ह्यूमन कैरेक्टर। 2 घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। वो चाहते तो आराम से वो जो है चीज़ों को अवॉइड कर सकते थे। मैं चैंपियंस ट्रॉफी में ये जा रहे थे दुबई में, इनको कहीं जाना था बाहर में, और एक जो है इंडियन फ़ैन, 2 इंडियन फ़ैन थे, यूपी के ही थे, एक विवेक लड़के और उनके साथ ही जो थी आशी वो लड़की, वो दोनों। और वो लोग जो है 2-3 घंटे से वेट कर रहे थे, ठीक है। तो मैं होटल में गया था, और मुझे लगा कि मैं तो ऐसे नॉर्मल मिला, तो उनसे मैंने पूछा, तो बोले कि हम सूर्य कुमार यादव के लिए वेट कर रहे हैं। बोले और किसी के लिए नहीं? तो बोले कि नहीं, और कोई मिल जाएगा, लेकिन हम आए हैं उसी के लिए। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो एक ने तो कहा कि वो तो हमारे यूपी के हैं, सबसे पहली चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो उनका स्टाइल है, जिस तरह के इंसान है जो उनको हम देखते हैं, हमें लगता है कि किसी और से मिले चाहे नहीं मिले, सूर्या से हम लोग ज़रूर मिल लेंगे। तो मैंने बोला इतना बड़ा भरोसा? बोले हाँ। और मैं बैठा हुआ था, और मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ, मैं जिस तरफ से पीठ मेरी ऐसी थी, टीम की लिफ्ट खुलती है, और जो वो बंदी थी वो सामने बैठी, वो सडनली सूर्य कुमार यादव को देखती है, और सूर्य कुमार यादव बहुत जल्दी में, तो तेज़ी से, तो इससे पहले कि वो आवाज़ भी लगा पाती, सूर्या निकलते हैं और अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भैया अरे सूर्य कुमार चले गए। तो मैंने बोला कि आपने बोला क्यों नहीं? बोले कि नहीं, वी आर वेरी रेस्पेक्टफुल, वो जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला नहीं आप जाओ, अगर आप इतने बड़े फ़ैन हैं आपको मना नहीं करेंगे। वो जब तक कार के पास गया, मैं भी उनके पीछे गया, तभी मैंने कैमरा नहीं लिया। मैं जैसे उनके कार के पीछे गया, सूर्य कुमार यादव बैठ चुके थे कार के अंदर में, सेट हो गए थे। वो बच्ची गई, बच्ची बोल नहीं पा रही है, और मैं चूंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड स्टोरी जान चुका था कि कितनी उम्मीद से आए थे, और वो कई घंटा 2-4 दिनों से चेज करे थे, उनको मैदान के प्रैक्टिस हो, तो उनका मैंने वो परिश्रम श्रम देखा हुआ था, और मुझे लगा पता नहीं सडनली आई फेल्ट कि यार बोलना चाहिए। और तो मैं आउट ऑफ वे, मैं कभी ऐसे खिलाड़ियों के साथ करता नहीं। मैंने बोला सूर्या भाई, तो उन्होंने बोला हाँ विमल भाई बोले। मैंने बोला कि ये बच्ची और ये विवेक जो है आपके बड़े फ़ैन हैं, बहुत घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अनिल आप बिलीव नहीं करोगे, वो जल्दी में थे, गाड़ी के अंदर बैठ गए थे,
वो गाड़ी के बाहर निकले। कितनी बड़ी चीज़ है, वो बोल सकते थे कि अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, इनको वेट करने बोलिएगा आधे घंटे वीज़ा। द फैक्ट दैट कि उन्होंने उसके बाद फिर उस बच्ची से मिले, फोटो खिंचाई और उसके बाद चलेगा। उस बच्ची को जो उन्होंने खुशी दी वो मैं देख सकता था, और फिर मैंने उनको थैंक्स किया। मैं हैरान था। और वो जो लीडर वाली बात बोलते हैं ना, वो दिल जीतना अपने व्यवहार से। उसी तरह से एक दूसरा इंसिडेंट मैं बोलना चाहूँगा। एक तो ये उनके साथ था, मैं हैदराबाद में गया था रोहित शर्मा का इंटरव्यू करने के लिए, और मैं कहीं जा रहा था, मेरा लेट हो रहा था, मैं वेट कर रहा था। तो सूर्य कुमार यादव के उनसे मैं मिलने गया IPL में। तो मैंने बोला कि, तो वो बोले कि भाई आप खाना वाना आप खा लो। मैं बोला नहीं मैं जनरली अवॉइड कर, मैंने बोला मैं खाना खा के आया हूँ, ठीक है ना। तो बात होने लगी थोड़ी देर, हम लोग ऐसे 15-20 मिनट आधे घंटे तक बातचीत होने लगी। तो बातचीत करने के क्रम में क्या हुआ, मेरे मुंह से अब इतनी देर में तो मैंने तो बोल दिया था क्योंकि मैं खाना खा के आया हूँ उनको। अचानक जो है मैं बोला कि अच्छा ठीक है सूर्या भाई मैं चलता हूँ यार, लंच करना है। हाँ लंच करना लंच करना है तो पहले बोल चुका लंच करके आया हूँ। हाँ तो उन्होंने रोका, उन्होंने बोला कि विमल भाई ऐसे कैसे मैंने बोला नहीं मैं आपको ट्रबल नहीं देना। मैंने बोला अब तो ट्रबल, अब आप बिना खाए जा नहीं सकते हैं। उनका अपना खाना जो था मंगाया हुआ, मैंने नहीं बोला कि सवाल ही नहीं है। क्या आदमी है। उन्होंने बोला कि सवाल ही नहीं है कि आपको मैंने बोला और मैं एकदम नाराज हो जाऊंगा, मैं एकदम नाराज हो जाऊंगा। उनको कोई करने की जरूरत नहीं, बाकायदा एंड ही एंश्योर्ड। उनको उस दिन भी कहीं जाना था, मैंने बोला नहीं सूर्या भाई मैं थोड़ा सा, उन्होंने जो भी उनके चावल और सब्जी जो भी चीजें थी मुझे तो याद नहीं है, प्रॉपरली खाइए इत्मीनान से। और उन्होंने बोला कि आपको कोई, मैंने बोला कि नहीं आपको जाना है। उन्होंने बोला कि मेरी चिंता ना करें, चुपचाप आप बैठिए, अभी आप भूल जाइए कि सूर्य कुमार यादव खिलाड़ी और ये वो, आप जो हैं बड़े भाई हैं, आए हैं खाना खा के जाइए। बहुत सहज है। मैं बहुत, और मुझे लगता है कि देखिए उनको सूर्या को ये भी करने की क्या जरूरत है। देखिए जर्नलिस्ट के साथ हम लोग क्या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है वो नॉर्मली मिल लेते हैं, प्यार से मिल लेते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है जब अगर वो जिसको वो जानते हैं, अगर वो इस तरह से वो सहज रहते हैं, तो सोचिए खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार रहेगा। बिल्कुल। इससे वो जो बात आप बोल रहे हैं ना कि खिलाड़ी नहीं वो लीडर, वाकई में ये सारे लीडरशिप वाले ट्रेट हैं जहां पर आप ऑथेंटिक हो, प्रिटेंड नहीं कर रहे हो। ये मुझे उनकी चीज़ जो है बहुत दिल को छूने वाली चीज़ है। तो मतलब आपने बोला ये बंदा दुआएं कमाता है, ये बंदा इतना सहज है, और तो ऑब्वियसली जो इतनी दुआएं कमा रहा है वो उस बंदे को भगवान भी भला करते हैं। लेकिन भगवान भला किए हैं एक और बंदे को, नाम है मोहम्मद सिराज। मियाँ आए मियाँ छाए। क्या इतना आसान होता है कि आप आते हो जहाँ दूर दूर तक रेकनिंग नहीं हो, एक शाम टीम के साथ आते हो, पता चलता है बुमराह को बुखार है, मैच में जाते हो 3 विकेट लेते हो। किस तरह के कैरेक्टर हैं? आपने तो इंग्लैंड में भी उनको कवर किया जब वो तहलका मचाए हुए थे, यहाँ पे भी तहलका मचाया। क्या चीज़ मोहम्मद सिराज को इतना खूंखार बनाती है? आई थिंक एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो भरत अरुण, आज स्टोरियां ही सुननी है आपसे जी। भरत अरुण सर ने सुनाई थी उनके बारे में, और मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को ये जानना चाहिए, सिराज को। हमारे दर्शक आपके भी दर्शक हैं। तो भरत अरुण ने क्या कहा, भरत अरुण ने कहा कि भाई वो हैदराबाद में गए थे किसी IPL का, उस समय वो बैंगलोर के बॉलिंग कोच थे। ओके। तो सिराज जो है वो आए थे नेट बॉलर के तौर पे, बॉलिंग कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, विराट कोहली को नेट पे परेशान किया। तो और वो फुल थ्रॉटल जा रहे थे। तो इन्होंने पूछा, भरत अरुण को लगा कि यार ये लड़का कौन है, कोई नेट बॉलर है क्या? कोई नेट बॉलर है, और ये जो है विराट कोहली को बाउंसर मार के परेशान करके ऐसे जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। उन्होंने बोला कि मैं जितने लड़कों को देखता था कि वो विराट कोहली के सामने आने पर ओवरऑड होगा, देखेगा, हंसेगा, विराट कोहली है, टू मच सम्मान, ये प्रोफेशनल आ रहा था और डाल रहा था। तो उन्होंने VVS लक्ष्मण से शायद पूछा कि भाई ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि मोहम्मद सिराज है। ठीक है, वैसे ही हैदराबाद का, तब तक वो खेले भी नहीं थे। बात आई गई चली हो गई, भरत अरुण अपने चले गए, मोहम्मद सिराज चले गए, कुछ भी नहीं थे। अगले साल देखिए, डेस्टिनी इसको कहते हैं, अगले साल जो है भरत अरुण जो है रणजी ट्रॉफी टीम के कोच बन के जाते हैं हैदराबाद। ओके। अगले किस्मत देखिए उनको लेकर जाती है। भरत अरुण जब जाते हैं, वो नेट सेशन कर रहे होते हैं, उनको सिराज का नाम तक याद नहीं है। ठीक है,
तो उनके साथ जो वो उस दिन जो 7-8 लड़के थे, तो उन्होंने बोला, रणजी ट्रॉफी के जो सिलेक्टर्स थे या वीवीएस लक्ष्मण ही थे शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उनको कहा कि यार आपने पिछले साल जब मैं आया था आईपीएल के दौरान जो है ना, तो 4-5 लड़के थे, बड़े अच्छा एक लड़का था, तो उन्होंने बोला कि ये दिस दैट फलाना, वो श्योर नहीं हो पाए, तो उन्होंने, किसी ने बोला कि सिराज, तो उनको नाम ध्यान नहीं था। बोले एक काम कीजिएगा, जो लड़के थे उन सबको बुला लीजिएगा। तो 5-6 लड़के जिन्होंने गेंदबाजी की थी उनको बुलाया गया। जैसे बुलाया गया तो भरत अरुण ने नाम उनके चेहरे को गया, तो बोले ये लड़का है, तो बोला इसका नाम मोहम्मद सिराज है। वहाँ भरत अरुण ने बोला कि भाई तेरे में बड़ा पोटेंशियल है। फिर ऑब्वियसली बात है उनका रणजी ट्रॉफी अच्छा रहा, और फिर यही भरत अरुण भारतीय टीम के कोच थे, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, उनका पहला सीजन सोचिए, उनके फादर की डेथ हो जाती है, वो वहीं रुकते हैं। उनकी कहानी तो, अरे अनिल, हम लोग बैट्समैन ऑब्सेस्ड कंट्री हैं, एक्चुअली बायोपिक तो सिराज पे बननी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे, हो सकता है फिल्म के जो दर्शक हैं, ये स्क्रिप्ट इतनी, कहानी फिल्मी नहीं है, कहानी इसमें भले लोग सोचते हैं, सिराज के कैरेक्टर में देखिए कितनी, मतलब आप विविधता है, विविधता। ये मैंने आपको हैं, भरत अरुण की कहानी सुनाई, अब आप इस पे उनके फादर की स्टोरी डालिए, ऑस्ट्रेलिया डालिए, विराट कोहली की स्टोरी डालिए, फिर सिराज का जो कमबैक हुआ टेस्ट सीरीज में वो डालिए, उनका जिगरा देखिए, और वो T20 वर्ल्ड कप में उनकी वापसी देखिए। तो कुल बुमराह नहीं आ पाते हो, आप सोचते हो कि मैं बैठूंगा अभी, तो बुमराह भाई साहब है ना, पता चलता है बुमराह को बुखार है, आज आना है, अच्छा आना है, ओ भाई, मतलब उस मैच में, अमेरिका वाले उस मैच में दोस्तों लेने के देने पड़ सकते थे। हाँ। आपने पावर प्ले में ही अपने इस भाई ने 2 विकेट जो उखाड़ दिया ना, 13 पे 3 करा दिया ना इस बंदे ने, वो वहीं से मैच इंडिया की झोली में आ गया। और दो चलो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट के लिए बाद में मैच जाता गया। एक दूसरे बंदे पे आते हैं, अभिषेक शर्मा। इस वर्ल्ड कप से पहले दुनिया का कोई भी शायद ऐसा दिग्गज हो जिसने ये कहा हो कि ये MVP नहीं होंगे, या फिर ये रन मशीन नहीं होंगे, कि एक्स फैक्टर नहीं होंगे। पहला मैच 0 पे वो जाते हैं, खाता नहीं खोल पाते हैं। पिछले 6 मैचों में अगर देखो, वर्ल्ड कप की बात नहीं, पिछले 6 मैचों में 3 बार 0। क्या आपको लगता है कि उनको अपना स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है, कि आपको पहले ही बॉल पे वो आंख मत के तो नहीं कहूंगा मैं, पहली ही बॉल को उड़ाने की जरूरत नहीं है, देख लो बॉल अच्छी है तो सम्मान भी दे दो। आपको लगता है कि प्लान B भी होना चाहिए उनके पास? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है, और उनके कैरेक्टर का भी बताइए। हाँ, ये ऐसा सवाल है कि उनका जो स्टाइल है दैट विल ऑलवेज बी डिबेट पे रहेगा, क्योंकि यू हिट द मोमेंट आई मिस यू हिट वाला उनका गेम है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वही तो उनके यूएसपी है, जो उनको जो एक लाइसेंस टू किल जिसको कहते हैं, कि आपको भाई वो आज़ादी दी गई है। सी दोज हु लिव बाय स्वॉर्ड डाई बाय इट, जो कहते हैं, कोई कहानी है कि अगर आप तलवार अपने हाथ में लिया है आप दूसरे को मारने के लिए, तो किसी दिन वो तलवार से चोट आपको भी लगेगी। तलवार से मारे जाओगे आप। हाँ, तो चोट तो वो लगेगी, तो वो किसी दिन ऐसा आएगा। लेकिन मुझे लगता है अभिषेक शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है, इस स्टाइल से खेलते हैं, चाहे जो भी उनका स्टाइल है, अगर वो 10 मैच खेलते हैं तो आप यकीन रखिए कि आपको 6 मैच आपको जिता के देंगे। तो वो सौदा जो है आप किसी भी दिन मंजूर करेंगे। और ईशान किशन का सौदा, मतलब 1 महीने पहले तक वो बंदा रेकनिंग में ही नहीं था, 1 महीने बाद आता है, इतने दिनों से रेकनिंग में नहीं था, इस वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले भी नहीं, वो बंदा आता है, बोलता है मैं आ गया, बाकी लाइन मेरे पीछे ही लगेगी। ईशान किशन से इस वर्ल्ड कप में आप क्या क्या उम्मीद करते हो? और आपको लगता है कि संजू सैमसन जो आज बैठ रहे हैं, ये ईशानी है जिन्होंने, ये तो है ही ईशानी है जिन्होंने बताया कि मैं आ गया हूँ, उसका प्रेशर पड़ा सैमसन पे कि यार ईशान आ गया, अभी तो करने नहीं देगा, और उसके प्रेशर में संजू का गेम खराब होता गया। देखिए, वो तो शायद मैं अग्री ना करूं, क्योंकि संजू की अगर कहानी डिफरेंट है और संजू का प्रेशर वाली जो चीज़ें कही हैं वो मुझे लगता है वो अलग है। लेकिन ईशान किशन की अगर आप बात करें, ईशान किशन से मुझे विराट कोहली की कहानी याद आती है। विराट कोहली की कहानी 2011 वर्ल्ड कप। ओके, ठीक है। अब 2011 वर्ल्ड कप में आपके दर्शकों को पीछे ले जाना चाहूँगा। अगर आप देखो, याद करो, 2011 वर्ल्ड कप की टीम में सीनियर खिलाड़ी कौन थे? सीनियर खिलाड़ी थे यूसुफ पठान, जो ऑलरेडी 2007 का वर्ल्ड कप खेल चुके थे, जी हाँ, इंडियन टीम के साथ थे। 2000 और वर्ल्ड कप से ठीक पहले साउथ अफ्रीका में जाकर उन्होंने 100 भी किया था। यही मॉर्ने मॉकल थे बॉलिंग कोच, उनको उन्होंने पूरी धुनाई की थी। उस टीम में थे सुरेश रैना, जो विराट कोहली से सीनियर थे, धोनी के खासे करीबी दोस्त भी थे, ठीक है ना।
ये दोनों खिलाड़ी थे। लेकिन विराट कोहली 2010 तक में कहीं भी स्कीम ऑफ थिंग्स है, लेकिन 2010 से उन्होंने ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाई। आप ध्यान रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, ये साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले उन्होंने कहा कि मेरी 11 में कोई हो या नहीं हो, मैं आई डोंट केयर, ये लड़का रहेगा, क्योंकि विराट कोहली ने फोर्स किया था। और इवेंचुअली आप उस कहानी देखिए, उस वर्ल्ड कप की कहानी देखिए, विराट कोहली हर मैच में खेलते हैं। जी जी, पहले मैच में उनकी 100 होती है, उसके बाद फाइनल में उनकी 35 रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट 35। पीपल डू नॉट टॉक अबाउट इट, पीपल टॉक अबाउट धोनीज 90, दे टॉक अबाउट गौतम गंभीर 97, ठीक है ना, युवराज की बातें करते हैं, सबकी बात करते हैं। आप विराट कोहली के उस 35 रनों की बात नहीं करते, जबकि अगर आप उस टीम के किसी भी सदस्य से पूछेगा, गंभीर और कोहली की जो पार्टनरशिप हुई थी भाई साहब, वो ना होती ना ऐसे, दबाव जो झेला था उन्होंने कि वर्ल्ड कप पे 275 का चेज, और सचिन और सहवाग सस्ते में निकल गए थे। भाई विमल जी, हम लोग तो, मैं तो, आप तो अभी तक हो, मैं तो उस समय एक्टिव रिपोर्टर था, मैंने देखा, मैंने सब कुछ जाना समझा। यार क्या विराट की वो पारी, और विराट का वर्ल्ड कप में दाखिल होना, हर मैच में सेंचुरी, हर मैच में हाफ सेंचुरी। कवर करने गया था एक मैच में कोलकाता में, आई थिंक उसी मैच में गौतम गंभीर ने उनको मैन ऑफ द मैच दिया था, है ना। और विराट कोहली, आपने वो मैच कवर किया था वहाँ पे, वेरी लकी। सो वही मैदान से मैंने कवर किया था। खैर वो बात गई, विराट पे आएंगे। विराट की कहानी, दास्तान आज की तारीख में एकदम अलग है। वो आते हैं, वो तब भी फोर्स थे, वो अब भी फोर्स हैं, वो आगे भी फोर्स रहेंगे। तिलक वर्मा के बारे में बताइए सर, क्योंकि कहानियां मैं आज सुन रहा हूँ कि कैरेक्टर्स, ये बंदे क्या कैरेक्टर हैं, क्या लेकर आते हैं, वो टेबल पर क्या लेकर आते हैं, हमें पता है कि वो क्या करेंगे वर्ल्ड कप में। ये बंदा, सर्जरी होती है जी 8 तारीख को जनवरी में, ये बंदा वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी अवेलेबल, उसके पहले प्रैक्टिस मैच में अवेलेबल। ये क्या विल पावर का कमाल है, और क्या ये विल पावर इंडिया के लिए तुरुप का इक्का बनने वाला वर्ल्ड कप। आई थिंक तिलक के बारे में अगर आप देखा, तिलक तो नो डाउट टैलेंटेड खिलाड़ी रहा, उनकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से वो अगर हैदराबाद के सर्किट में जाएंगे, उनके फैमिली ने जिस तरह से मेहनत की, लिए जब खासतौर पे उनके कोच ने जिस तरह से वक्त दिया, ये सारी चीज़ें कहानी पता है। लेकिन तिलक वर्मा को अगर आप देखा जाए, जो आइडेंटिफाई किया उनके टैलेंट को, तो वो थे रोहित शर्मा जी। जब वो मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में आए, और उस समय तिलक ने कुछ भी नहीं किया था, और उन्होंने एक और बॉलर है उनके साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आकाश मधवाल थे, या किसी एक और गेंदबाज का उन्होंने नाम, जी आकाश मधवाल थे, जो आज की तारीख में न जाने कहाँ से कहाँ गए और क्यों गए, वो कहानी आप जानते हो, अलहदा कहानी है। तो उस समय जो तिलक वर्मा जो थे, तो रोहित शर्मा ने उनकी जो बैटिंग देखी, और उन्होंने जो मुंबई इंडियन का जो सेटअप था, उसको उन्होंने कहा कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। उसी समय और सोच लो दोस्तों, और ये इट्स नॉट इजी। इंडिया का कप्तान जो है, क्योंकि देखिए किसी के बारे में कोई भी खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी इतनी जल्दी कोई बातें नहीं बोलता, अनलेस अनटिल यू आर वेरी कन्विंस्ड। तो और वहां के बाद तिलक ने वो काम जो है एमआई के लिए करके दिखाया, इंडियन टीम के लिए करके दिखाया। मुझे लगता है इस टीम में तिलक वर्मा इज अ सॉर्ट ऑफ राहुल द्रविड़, दूसरे तरह के ये राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़ जो टेस्ट में, वनडे में जो मजबूती देते थे, आपको पता होता था कि ये विकेट नहीं जाएगा और ये खेलेंगे। तिलक वर्मा उस काम को अलग अंदाज से करते हैं। आपको पता है कि ये बंदा टिका रहेगा, दबाव के लम्हों में ठीक राहुल द्रविड़ की तरह सोकेगा, चुपचाप पूरी फ्रेंजी बैटिंग लाइनअप जो है, जहां पर आपका ध्यान जाता है ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ठीक है ना, इन सब नामों के बीच जैसे सबके पास स्टैन गन है, ठीक है ना, उसके बीच एक पिस्तौल वाला बंदा चुपचाप बैठा रहता है, वो सीधे निशाना शिकार करता है। तो अब वो आसान नहीं है। देखिए पूरी उस बैटिंग लाइनअप में एक से एक स्टार खिलाड़ी हैं, वहां पर चुपचाप शांत रह के आप देखिए उसकी इनिंग। भाई हमने शोर मचाया कि जगह एशिया कप फाइनल में 3 बार। अब आप सोचिए उस तरह के मैच में आप फंस गए थे, अब चले जाने थे। अब सोचिए आप चाहे 2 मैच कुछ भी जीते हैं पाकिस्तान, अगर वो मैच पाकिस्तान जीत गया रहता, बोलता ठेंगा और ट्रॉफी को लेकर इतना क्या हुआ रहता, तो आपको तिलक ने कितनी बड़ी चीज से बचाया। इट वाज नॉट जस्ट एन इंडिया पाकिस्तान गेम, इट वाज जस्ट नॉट एन इंडिया पाकिस्तान फाइनल, मोर देन दैट। अबे फाइनल तो फाइनल होता है, बट ना वहां पर आप सोच लीजिए, आप वो हारते, वहां वो बंदा आता है एकदम कामली, चुपचाप मैच जिता के निकल जाता है।
ये मुझे लगता है उसका ये जो कैरेक्टर, और आप देखोगे ना तिलक वर्मा को वैसे ही है, बहुत शांत संयमित रहते हैं। नई पीढ़ी में वो ट्रेट आपको देखने को बहुत कम देखने को मिलता क्या है बात है, क्या बात नई पीढ़ी में, कि भाई मेरे को ग्लैमर के पीछे नहीं भागना है, मेरे को चीज़ों में आना है, चुपचाप काम करना है। इससे मैं राहुल द्रविड़ वाली संज्ञा दे रहा था उनको कि राहुल द्रविड़ टेस्ट का, मैं राहुल द्रविड़ से क्रिकेटर की तुलना नहीं कर रहा हूँ कि टेक्निक सॉलिड और ये सारी चीजें, क्योंकि वो संकट मोचक भी हैं, वो Temperament। विस्फोटक भी हैं। हाँ। उनमें ना मतलब आधुनिक जमाने के लिए जो जो चीज चाहिए आपको, वो सारी कुछ चीजें हैं। बुमराह का फॉर्म क्या आपको एक कंसर्न लगता है? बिकॉज हमने ऑफ लेट देखा है कि बुमराह, ये तो मैं नहीं कह सकता सर बुमराह के बारे में कि वो इतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन समहाउ 2024 वाले बुमराह इस साल अभी तक दिखे नहीं, पूरे साल नहीं दिखे हैं। वो अगर आप जाहिर सी बात है 2024 आप कंपेयर करेंगे तो आपको हो सकता है लगेगा, लेकिन बुमराह अगेन बीइंग बुमराह बिग मैच प्लेयर, मतलब वो अभी भी, मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, मैं एक बंदे से नहीं मिला हूँ क्रिकेट वाले बंदे से जिन्होंने बुमराह की क्वालिटी पे डाउट की हो। मतलब सवाल हाँ। अगर मैंने किया है तो मैंने साहस करके सवाल नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि बुमराह की क्वालिटी ये है कि भाई वो बंदा, बुमराह बेसिकली क्या है, बुमराह अगर आप देखिए अनिल, बुमराह जो है हम और आपके लिए, बुमराह, जसप्रीत बुमराह क्या है, जसप्रीत बुमराह अगर मैं और आप मिडिल मेरे तो खौफ का नहीं, दूसरा नाम, मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं अगर बुमराह को अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखूं, बुमराह इज योर गोल्ड है कि मतलब आप निश्चिंत हो, वो आज की तारीख वाला गोल्ड, कभी का गोल्ड ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। वो गोल्ड इसलिए मैंने बोला, गोल्ड अगर आप देखो हिस्टोरिकली, आप पिछले अब सुनो 25 साल में ना शेयर बाजार, ना प्रॉपर्टी, ना कोई, कंसिस्टेंटली आपको गोल्ड जब बैठा भी रहता है ना, उस समय भी आपको 10 से ऊपर का रिटर्न देता है। यानी एक खराब बुमराह भी है, एक एवरेज बुमराह, अगर बुमराह जैसे आपने कहा औसत बुमराह इज बेटर देन अ लॉट ऑफ टॉप क्लास बॉलर इन टॉप फॉर्म। तो पता है विमल, मैंने क्या गोल्ड कौन सा बोला अभी? गोल्ड 2 महीने पहले 1,17,000 बिक रहा था। मैंने एक दिन देखा व्हाट इज द गोल्ड प्राइसेस टुडे, ओ भाई 1,85,000। वो ऐसा इन्वेस्टमेंट हो गया ना गोल्ड। बुमराह उसी तरह से भाई साहब आपने कर दिया 1,17 पे, 1,17 पे, उस समय घर पे शादी थी तो करना पड़ा था और फायदा हो गया मेरे को। क्या बात है। सो बुमराह की, चलिए मतलब सवाल तो भी इसीलिए बुमराह जो है इंडियन टीम के गोल्ड है। तो वो जो है बाकी का रेट ऊपर नीचे जाएगा, शेयर बाजार ऊपर जा सकता है, प्रॉपर्टी ऊपर डूबा पड़ा हो शेयर बाजार में हम। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो बाकी बॉलर का, कप्तानों को पता है गोल्ड पड़ा हुआ है। इसका जो है ना, ये एसेट हम कभी जैसे रिजर्व बैंक रखते हैं ना, तो बुमराह इस भारतीय टीम का गोल्ड एसेट है। पूरा पर सवाल करके मैं विमल के आगे फंस गया, लेकिन विमल मैंने देखा है कि हाल के दिनों में बुमराह वन चेंज के रूप में करते हैं, और शायद उतने कामयाब ना होने की वजह भी ये है कि आप फर्स्ट चेंज के रूप में इस्तेमाल करते हो। आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में आप उनको नई गेंद दो तो ज़्यादा इफेक्टिव? आई थिंक वो तो कभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो प्रूवन प्लेयर है। गोल्ड, जैसे हमने कहा कि गोल्ड है, तो गोल्ड को कभी भी आप बेच लो, खरीद लो, वो तो प्रूवन है। इंडियन टीम के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या नई गेंद डाल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी वही खासियत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोचो, आप रिकॉल करो वर्ल्ड कप जो आपने जीता फाइनल, वहाँ पर हम बैट्समैन की बात कर रहे हैं, सूर्या की कैच की बात कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने वहाँ पर इन तीनों तेज गेंदबाजों से जो यूज़ किया, बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक, और इन तीनों ने आके, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग जो बचपन में कहानी पढ़े थे कि द्रोणाचार्य का जो जब प्रभावित कैसे हुए थे एकलव्य से, वो जो कुत्ता भौंक रहा था, तो एकलव्य ने जो है तीर से जो है कुत्ते को मारा नहीं, चाबी लगा दिया। एग्जैक्टली वही काम, जब मेरे को, अगर वो तिकड़ी जो थी, उन्होंने साउथ अफ्रीका को सफोकेट कर दिया, ऐसा कि सांस नहीं लेने। और अगर आप देखोगे उस डेथ, मैं भी आंकड़े देख रहा था, उस डेथ ओवर में जो इन तिकड़ी ने मिलके जो दबाया उनको, भारतीय क्रिकेट के T20 के इतिहास में वैसा इकोनॉमी रेट ना उससे पहले देखा गया, ना उसके बाद में देखा गया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी जसप्रीत बुमराह। क्योंकि एक बार आपको पास पता है ना कि बुमराह हमारे पास है, देखिए आप, वो कॉन्फिडेंस सबको तो मिलता है, चाहे अर्शदीप हो, और कप्तान को भी पता है कि यार कुछ भी खराब होगा, हमारे पास तो बुमराह गोई ना, गोल्ड तो है ही, बाकी चीज भी हम देख लेते हैं। अरे यार, मतलब
वो मैच आपने याद करके ना गलत किया। वो मैं तो मैच में चला गया, वो 30 गेंदों पे 29 रनों का रह जाना, वो हार्दिक का आना और हार्दिक का क्लासन को आउट कराना विकेट के पीछे, वो ऋषभ पंत का, सबका कैरेक्टर, ऋषभ पंत का मैच को डिले करा देना थोड़ा सा, बुमराह की बात की आपने, अर्शदीप की बात। खैर चलिए, वर्ल्ड कप गया, ये वर्ल्ड कप चल रहा है दोस्तों, बहुत कुछ करना है इसमें। एक पूरी दुनिया में देख रहा था, गिलेस्पी को सुन रहा था, मैकग्रा को सुन रहा था, कौन कौन थे ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे दिग्गज, वो कह रहे थे कि दिस इंडियन टीम इज़ फियरलेस, दिस इंडियन टीम की सबसे फेवरेट है, टूर्नामेंट जीती है। ये सबसे फेवरेट होना विमल, आपने भी देखा है, क्या ये प्रेशर नहीं लाता इंडियन टीम पे? नॉर्मली प्रेशर लाता, नॉर्मल सिचुएशन में डेफिनेटली प्रेशर आपको फेवरेट, और इनको थोड़ा बहुत तो लगता ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा नाउ दे हैव गॉट यूज्ड टू। आईपीएल में खेलते हैं, आईपीएल में हर साल बात होती है कि ये फलानी टीम जो है फेवरेट है, मुंबई इंडियंस फेवरेट है, आरसीबी फेवरेट है, जो एक टॉप टीम में रहती हैं। तो एक तो खिलाड़ियों को उस तरह की आदत, प्लस इंडियन टीम जो है पिछले कुछ सालों में अगर आप देखा जाए, आप वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप में भी आप फेवरेट थे, आप फाइनल भले जीत नहीं पाए पहुंचे, आप T20 वर्ल्ड कप जब गए थे वहां पर भी आप फेवरेट थे। हाँ, ऐसे ओवरवेलमिंग फेवरेट नहीं थे। जी बिल्कुल, ये डिफरेंट है कि भाई यहाँ पर आउट एंड आउट जो है इस तरह का, मुझे नहीं लग रहा कि किसी वर्ल्ड कप में कोई इंडियन टीम ऐसी फेवरेट बनकर गई हो। मतलब ये आपको ऑस्ट्रेलिया की याद दिलाएगी कि ऑस्ट्रेलिया 2003 में जब आया था वनडे वर्ल्ड कप में, या 2007 में आया था, उस तरह की फेवरेट बन के आई है। देखिए विमल से मैं अब जरा इनकी बात करता हूँ। दोस्तों मैं जानता हूँ कि विमल के साथ जब इंटरव्यू हो रहा है तो आप उम्मीद कर रहे हो कि रोहित वर्सेस गंभीर वर्सेस विराट कोहली एंड ऑल द मसाला मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि इन्होंने खुद भी ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों से पूछा कि कितना आसान होता है उस कप्तान को जाके कह देना कि कल से तुम कप्तान नहीं हो, है ना। मुझे याद है स्टीव का इंटरव्यू कर रहे थे आप, तो या फिर वो रिलेशन कैसा हो जाता है कि तलखी आ जाती है कि नहीं आ जाती है। विमल, पूरी कायनात में जब आर अश्विन ने सोचा कि मुझे हिंदी के दर्शकों तक जाना है, ऐश की बात करनी है और ऐश की बात करनी है, तो उन्होंने विमल कुमार को चुना। किसी और पे नजर उनकी क्यों नहीं गई? ये क्या आप लोगों का रिश्ता है और ये क्या भरोसा है, क्या कुछ कहता है? आई थिंक देखिए, इसमें मैं तो एक्चुअली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रविचंद्रन अश्विन, आपने देखा ही होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर रहे हैं। कभी मेरा भी इंटरव्यू कराएगा उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, रिक्वेस्ट हम करेंगे। तो उनका एक वाकई में उनका ब्रेन तो बहुत तगड़ा है। और जब मुझे इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वेस्ट इंडीज़ में था 2023 में, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे। मुझे याद है डोमिनिका में मैं आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। डोमिनिका जो है टीम होटल से बहुत दूर था, ग्राउंड जो है करीब 1 घंटे दूर, और टीम होटल। विक्रम राठौड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे अभी भी याद है, अकेले थे। तो मीडिया मैनेजर थे आनंद सुब्रमण्यम, उन्होंने रिक्वेस्ट की बेचारे ने कि भाई विमल भाई, हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो आप यहाँ आ पाओगे? तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, क्योंकि वो टीम को उस दिन बारिश हो रही थी तो टीम आई नहीं थी ग्राउंड के लिए। उन्हें पता था सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे, और चूँकि बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट थे ही नहीं, तो मैंने कार ली, हायर की, खुद से आया 1 घंटे। ओके, रेस्क्यू है। हाँ, तो मैं गया वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, विक्रम राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद टीम होटल में मैं बैठ गया। मैंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है, देखो कोई प्लेयर लोगों से मुलाकात होगी, बात होगी। मैं कॉफ़ी पी रहा था, तो मैं देखता हूँ आर अश्विन और यशस्वी जायसवाल जा रहे थे। तो जायसवाल से मैं मिला, हेलो हुआ, अश्विन रुके, एंड दैट वाज माय फर्स्ट प्रॉपर कन्वर्सेशन। उससे पहले जो है हाय हेलो होती थी, मिले देखे, और अश्विन देखते थे कि कई बार विराट से बात हो रही है, कई बार रोहित से बात हो रही है, दूसरे खिलाड़ियों से हो रही है, राहुल द्रविड़ से बात हो रही है। अश्विन थोड़े, मेरे दिनेश कार्तिक से भी होती थी थोड़े। तो अश्विन को लगा कि भाई, वो जानते थे ऑब्वियसली, उन्होंने पता किया होगा, पहले उनको लगा होगा कि कोई नया जर्नलिस्ट है। फिर जब विराट, रोहित ने या फिर और टीम के मेंबर ने कहा होगा, राहुल द्रविड़ ने, कि भाई मैं तो इनको जानता हूँ, इंटरव्यू किया व्हाटएवर, तो उनको लगा अच्छा ये पुराना बंदा, और मैंने इनको देखा नहीं। और एक्चुअली कहाँ देखा जाए तो जब अश्विन पीक पे थे, मतलब 2019 से लेके या 18 से मैं कहूँ, रिपोर्टिंग कम हो गई थी टेलीविजन चैनल्स में, तो मैं बहुत ज़्यादा इवेंट कर नहीं रहा था। तो आई डोंट ब्लेम हिम कि उनको लगा होगा कि यार ये क्या, क्योंकि मैंने 15 का वर्ल्ड कप किया था और उसका 19 का वर्ल्ड कप नहीं किया था। तो अश्विन से हमारी बातचीत शुरू हुई नॉर्मली। तो पहले हिचकिचा रहे थे वो, मतलब तो फिर हमने क्रिकेट की बात कम की, और मैंने उनसे जब बातचीत करनी शुरू की, किताबें, फिलॉसफी, ये वो,
उनको बड़ा मजा आया। तो वी वर सपोज टू जस्ट टॉक फॉर 5 मिनट्स। वो बातचीत इतनी दिलचस्प होती गई कि हम लोग खड़े खड़े आधे घंटे 40 मिनट था। और उस दौरान क्या होता, हम लोग कॉरिडोर में खड़े थे डोमिनिका के जो होटल में। सारे खिलाड़ी आ रहे थे, जा रहे थे, एक के बाद एक करके खिलाड़ी सपोर्ट हो जा। किसी को लगा 5 मिनट, किसी को लगा 10 मिनट बात होगी, और किसी ने टोका कि क्या बात क्या हो रही है, बातें क्या हो रही है, बातें क्या हो रही है, और क्या बातें हो हाँ, रही हैं। और हम लोग क्रिकेट बात ही नहीं कर रहे थे। सबसे मजेदार है लाइफ, लिटरेचर, ये वो, क्रिकेट हिस्ट्री। उसी क्रम में मैंने अश्विन को कहा कि भाई, और ये पूरी बातचीत जो है हिंदी में हो रही है। ओके, मैं समझ गया। वी स्टार्टेड इन इंग्लिश, हम लोग स्टार्ट किए इंग्लिश में, लेकिन 3-4 मिनट के बाद वो फॉर्मेलिटी, वो लगता है कि भाई आप फॉर्मल हो, थोड़ा सा लग रहा था, तो अश्विन हिंदी में स्विच करते हैं, ठीक है ना। तो वो हिंदी में स्विच करते, तो ऑब्वियसली मैं था। फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर बोला कि अरे मेरी हिंदी थोड़ी सी माफ़ करना। और मैंने देखा कि वो शानदार तरीके से बात कर रहे थे। तो उनको मैंने बातचीत के क्रम में कहा कि आपकी, मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आप बोल रहे हो। जी, मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आपकी हिंदी तो बिल्कुल अच्छी है। और तब तक उनका तमिल चैनल सुपर हिट था ऑलरेडी। तो मैंने बोला आप हिंदी के दर्शकों को क्यों डिनाई कर रहे हो, आपकी इंटेलिजेंस आपको। बोला नहीं नहीं नहीं, अरे विमल भाई मेरी हिंदी ठीक नहीं है, सो मैं टीवी पे बोलूँगा। तो मैंने उनको बोला कि ऐसी नहीं है, आप जो बातें कर रहे हो, आप बताओ, आप मेरे से तो इंग्लिश में नहीं कर रहे हो, और मेरे को कहीं से, मैं आपको, जो हिंदी के दर्शक हैं, आपके ग्रामर और आपके सिंटेक्स से आपको जज नहीं करेंगे, बिल्कुल, आप क्या बोल रहे हैं उससे जज करेंगे, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हैं वो, हाँ, किस तरह से कहना चाह रहे हैं बात अलग, और मैंने क्या कहते हैं पहुंच जाते हैं। और मैंने बोला कि अगर भाषा की कोई थोड़ी बहुत समस्या भी होगी तो वो आपको फॉरगिव करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैंने पढ़ाई की है, और ये वो सारी, ये उनके जहन। तो उनको मैंने कहा कि कभी आपको हो तो आप हिंदी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पता नहीं 6 महीने 8 महीने उनके जहन में ये बात रह गई होगी। तो 6-8 महीने बाद उनको, मेरा एक इंटरव्यू भी मेरा बहुत दिनों से था, तो मैं चेन्नई गया। मैंने एक दिन अचानक उनको फ़ोन किया, मैंने बोला कि आपने इंटरव्यू दिया नहीं। तो उन्होंने मजाक में कहा कि ठीक है चलो कब करना है। मैंने बोला अभी। बोला अभी आ जाओगे। मैंने बोला चेन्नई आने में तो टाइम लगेगा। मैंने बोला कल। बोला कल आ जाओगे। बोला हाँ। बोला आर यू श्योर। मैंने बोला हाँ मैं कल आ जाऊँगा। मैंने बोला रविचंद्रन अश्विन मिल रहे हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है कल 12 बजे। मैं दिल्ली में हूँ 3-4 में। मैंने तुरंत टिकट बुक कराई, बड़ी महंगी टिकट थी। मतलब कोई बात नहीं, अश्विन मिल रहे हैं तो अश्विन मिल पैसे रहे की हैं। क्या बात है। हाँ, तो मैं पहुँचा हमारी, और मुझे भी लगा वो जब इंटरव्यू मैंने किया वो इतने सहज दिखे। और मैंने उनको बोला कि आप खुल के बात कीजिए। जब खुल के वो बात किए, हंसी मजाक हुई, सारी चीज़ें हुई। और फिर जब मैं आया, और उस इंटरव्यू को हिंदी के दर्शकों ने बड़ा सराहा। ओके, उनको बहुत, उनको मज़ा आया कि जिस अंदाज में उन्होंने बात की, और उनको वो कॉन्फिडेंस भी आया। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट। फिर उन्होंने कहा मुझे कि मैं चाह रहा हूँ हिंदी में आजमाइश करूँ, सो आप हमारे लिए होस्ट करेंगे। तो मैंने बोला मेरे लिए सम्मान की बात होगी भाई, एक करंट इंडियन क्रिकेटर है, वो कह रहा है कि आप होस्ट करोगे। मैंने व्हाई नॉट, होस्ट ऑन दोस्त। हाँ। सो यार विमल तो वो शख्स हैं जिन्होंने इस पीढ़ी क्या, उस पीढ़ी क्या, उस पीढ़ी क्या, मैं इतने सचिन तेंदुलकर, MS धोनी से लेके वैभव सूर्यवंशी तक इन्होंने किताबें भी लिखी। और इतना पता नहीं कैसे कर लेते हो, पता नहीं कि विमल कैसे कर लेते हैं। किताबें भी लिखना है, ट्रेवल भी करना है, ऐसे भी वैसे भी। जरा वो कहानी सुनाइए जब आपकी पहली किताब का विमोचन था। सचिन तेंदुलकर पे इन्होंने किताब लिखी। किताब तो कोई भी लिख देता है, लेकिन उसका विमोचन करने के लिए खुद सचिन तेंदुलकर, ना सिर्फ सचिन तेंदुलकर, MS धोनी। वो तो पहले तो थोड़ा सा सचिन जी के बारे में बताइए, और फिर MS धोनी की वो दास्तान जिसको आप कभी जिंदगी में आखिरी सांस तक नहीं भुला पाएंगे, जब उन्होंने। जी नहीं, वो अनिल जो आपने कहा कि वो वेरी इमोशनल, वेरी टची। और अगर पूरी, जब भी करियर हम ख़त्म करेंगे, मैं जब भी ख़त्म करूँगा, लोग बोलेंगे कि भाई आपने क्या कमाया, क्या चीज़ें की, क्या हासिल की, व्हाटएवर, तो वो सारी चीज़ें एक तरफ, वो शाम एक तरफ। क्योंकि उस शाम का जो वेट है मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। और ये ऊपर वाले का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपके जैसे दोस्तों का, जिनका स्नेह, जिनका आशीर्वाद रहा। और क्योंकि ये चीज़ें देखिए सिर्फ मेहनत से या चीज़ों से नहीं होती, आपको सम्मान अर्जित किया है, लाखों लोगों की दुआएं होती हैं जो आपके साथ होती है। किस रूप में भगवान ऊपर वाला कब आपको देता है, और मुझे लगता है वही दिन है। क्योंकि
धोनी देखिए, धोनी का एक सबसे पहले उस किताब के लिए एक चैप्टर लिखने के लिए तैयार होना, आपको पता है उस दौर में धोनी बात नहीं करते थे, तो धोनी का आज भी कौन सा आज भी नहीं करते वो। और धोनी ने मेरे को, मुझे याद है 2005 में जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आज तक में था मैं, 183 उन्होंने जयपुर में किया था, और वो सोने चले गए थे, डे मैच होता वो, तो 3-4 बजे मैच खत्म हुआ, सोने चले गए। जब तक मैं होटल पहुंचा राजपुताना में, तो बालादित्य होते थे मीडिया मैनेजर, उनको आपने तो काम किया, तो उनको मैंने बोला कि बालादित्य को कि आप धोनी को बुलाइए, तो बोले कि वो सो रहा है। तो मैंने बोला मैंने उनको मैसेज किया है, और मैंने वो जमाना था, हमने अथॉरिटी से बालादित्य को कहा आप बोलिए विमल बुला रहा है उनको, वो ना नहीं कर सकते, समझ रहे ना, ठसक के साथ। हाँ, ठसक के साथ उस समय, क्योंकि वो अथॉरिटी थी, धोनी नए नए आए थे झारखंड का अपना, हमारा धोनी, और मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, तो धोनी तो अभी जस्ट बनना शुरू हुए थे, प्यार उनका। तो धोनी आते हैं, बालादित्य उनको लेके आते हैं, मुझे याद अभी भी सीढ़ी से उतर रहे हैं, बड़े वालों वाला धोनी, नॉर्मल एकदम, उन्होंने कोई टी शर्ट पहनी हुई है, उतरते हैं और वो साइड लेके जाते हैं, बोलते हैं विमल भाई आज आया हूँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने बोला क्या? तो आगे जो है ना मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि अगर मैं आपके साथ करूँगा तो मुझे और 4, उस समय 4 और लोग थे, टीवी चैनल उतने नहीं थे, उन्होंने 4 और लोग साथ करना पड़ेगा, एंड आई डोंट वांट टू डू दिस, कि आपको कैसा लगा, और ये वो एक ही सवाल एक ही जवाब। तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारा ये डे है, यू विल बिकम सो बिग, क्योंकि आज तक में दिखोगे बनना ही नहीं। उससे बोला कि जब मैं अच्छा खेलूंगा, 8 घंटे पब्लिक देखती है टीवी पे, आप लोग अच्छा बोलोगे, नहीं खेलूंगा आप लोग जो है बोलोगे कि भाई नहीं चल रहा है। मैंने अच्छा, मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात जो है अभी शो में मैं करूंगा क्या ना, हाँ। कि शो में से चंक्स निकालूंगा, कहानियां विमल की। तो उन्होंने कहा, और मैं भूल गया, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने उनको टोका, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक बात बोली कि आपको कभी पर्सनल कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे ज़रूर बताना। क्या बात है यार, आपको पर्सनल कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। तब फिर जब ये 2005 की बात, तो मुझे 2011 में ज़रूरत पड़ी पर्सनल, और आपने याद दिला दी, और मैंने उनको याद दिलाया। मैंने बोला कि गुड बॉय मैन। मैंने बोला 6 साल का सब्र। बोला माही आपने बोला तो ये किताब मेरी पर्सनल है, और आपको सचिन पे बोलना है। बोला ठीक है। भाई कितनी देर? मैंने 5 से 10 मिनट गया बात करने के लिए, पूरे 45 मिनट माफ कीजिएगा, तो पूरे 45-50 मिनट उन्होंने बात की। और सचिन के बारे में उन्होंने क्या बात की, आप देखना वो चैप्टर कोई भी पढ़ेगा, सचिन MS धोनी जो कह रहे हैं सचिन के बारे में, पूरी बात। अभी तो मेरे पास तो उसकी ऑडियो भी है, कभी आपको ऑडियो भी वो हाँ मैं सुनाऊंगा। आपने अपने चैनल पर नहीं डाली? अपने चैनल पर अभी तक नहीं डाला है, कभी डालूंगा। हाँ मतलब वो आलस से मैं ही कह लिया जाए। तो वो धोनी कैरेक्टर, और जब उन्होंने 45 मिनट बात कर ली तो मेरा और मनोबल बढ़ गया। मैंने बोला कि एक बार और, मैं भी थोड़ा सा लालची हो गया। तो मैंने धोनी को दोबारा, जब सचिन ने कहा कि भाई मैं बुक लॉन्च में आऊँगा लेकिन बोलूँगा नहीं क्योंकि उनकी अपनी किताब का एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने कहा उनके पब्लिशर ने मना किया है, आई डू रिमेंबर, कि आपको पता ही होगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है। तो मैंने बोला सचिन आएंगे तो बोलने के लिए तो उनके स्टेचर वाला बंदा होना चाहिए जो लगे। तो मैंने धोनी को बोला, फिर धोनी आए, और धोनी आए तो सचिन तो एक ऑब्वियसली मैं बुक लॉन्च कर चुका था सचिन के साथ, कितनी बड़ी बात है यार। दूसरी बार जब मैं धोनी को स्टेज पे बुलाया तो मैंने अपने फादर को बुलाया, बाबूजी तभी उस समय जिंदा थे। तो जब आए वो, तो अनायास वो धोनी बैठते हैं, उन्होंने बाकायदा झुक के पूरा, मतलब हम लोग के जो बिहार झारखंड में स्टाइल होती है, यूपी में पिताजी को सम्मान देना, प्रणाम करना, आई थिंक सारे लोग जो है स्टंड हो गए, प्रेस जो लोग विमल ने कमाया। हाँ। और उसके बाद धोनी जो है करीब 1 घंटे तक हमारे परिवार वालों के साथ बैठे। अनिल बिलीव नहीं करोगे, मतलब मुझे भी पता है, और मैं कभी ये दावा नहीं करूंगा कि धोनी हमारे दोस्त हैं, अच्छा सम्मान देते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन मैं अब भी नहीं कहूंगा कि वो दोस्त हैं, क्योंकि दोस्ती एक बहुत बड़ा लेवल होता है, अलग आपको एक अलग समय दिमाना मैं तो मानता हूँ कि दोस्ती है, फिर भी चलो। और उसके बाद लेकिन मेरे घर वाले को उन्होंने ये फीलिंग दी, मेरे घर वाले अभी तक ये सोचते हैं कि मैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बात की, वो बोले कि तुम्हारा तो दोस्त है। मैंने बोला भाई वो MS धोनी है, दोस्त नहीं है, वो उनकी ग्रेटनेस आपको एहसास उन्होंने दिलाया है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली बात है आपके जहन में पूरी ताउम्र रहेंगी। अब मैं आता हूँ, जिस बात का इंतज़ार हमारे सारे लोगों को होगा,
सबसे पहले तो पूछूंगा संक्षेप में, कैसे कर लेते हो यार विमल कि वो विराट का भी आपने इंटरव्यू कर लेना है, आपको रोहित का भी कर लेना है, आपकी बुक लॉन्च पे गंभीर जी का भी पहुंच जाना है, वहां पे बोलना है, और आज की तारीख में लोगों की आंखों में 3 ध्रुव, कैसे कर लेते हो आप? देखिए सिंपल सी बात है, मैं अनिल, आप जानते हो, आप तो मेरे साथ इतना काम किया हुआ है, आपको पता होगा कि हम लोग जब डेस्क पे बैठते तो मुझे ये सारी खबरों में, कभी भी आप टीवी पे भी रहता था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट नहीं करती थी, चाहे वो आई नो डिसरिस्पेक्ट हो, सोर्स वाली खबरें, राजनीति वाली ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति वाली, टीम के अंदर हलचल, जबकि हम लोग टीवी प्राइम में थे तब सनसनी के ब्रेकिंग न्यूज ये वो, आई वॉज नेवर एक्साइटेड। आपने देखा होगा कि मैं प्योर, बट आई वॉज एक्साइटेड। हाँ यू वर। तो मैं प्योर क्रिकेट लवर था, तो मुझे पीटर रोबर्क, साइमन बार्न्स पढ़ना अच्छा लगता था, बेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, क्रिकेट के बारे में बातचीत, वो आदत रह गई। और समहाउ मैं अभी भी जब मैं ड्रेसिंग रूम में के जो खिलाड़ियों से मिलता हूँ बाहर, मैं अपना दिमाग एकदम, एक जिसको बोलते हैं ना एकदम बच्चे के, अभी भी मुझे कई लोग बोलते हैं कि अरे आपको ये पता नहीं है, आपको ये कैसे, मैं बोलता हूँ कि नहीं यार मैं नहीं जाता हूँ। तो वो जो एक इनोसेंस है कि मैं क्रिकेट ग्राउंड पे जाऊंगा, ये मेरी इंडियन टीम है, मुझे इस 11 खिलाड़ी जो भी हैं, सच में नहीं जानते पीछे क्या हो रहा है अंदर में? नहीं, मैं अनिल आपको यकीन मैं दिलाता हूं कि मेरे को अगर किसी ने आके बोल दिया, या आप ही के जैसे रिपोर्टर, जैसे आपको ज्यादा पता है और आपने आके बता दिया, मैं सुन लेता हूं, अवेयर रहता हूं, बट आई विल नॉट गेट इट। मैंने आज तक किसी भी खिलाड़ी से कभी भी उनके निजी रिश्तों के बारे में, जब टीम में क्या चल रहा है, टीम में क्या चल रहा है, कभी नहीं पूछा। मैं अगर ये मुझे बातें करनी होती मैं बीसीसीआई के अधिकारियों से कर लेता हूँ। कोई सिलेक्टर डर नहीं लगता कि इधर से उधर कर देंगे? नहीं, इसीलिए क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो चीजें जो हैं अगर मैं पूछूंगा ही नहीं, और यही रीजन है, क्योंकि देखिए वो जो भरोसा ना, और खिलाड़ी, एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूँ, सबको कहता हूँ, खिलाड़ी, किसी भी खिलाड़ी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि वो जो है ना वो एनर्जी को इतनी जल्दी भांपते हैं, वो पूरे एनर्जी पे थ्राइव करते हैं। ड्रेसिंग रूम में भी अगर मान ले मैं आपको पसंद ना भी करूं, लेकिन मैं आपका कप्तान हूं, आपको पता है कि इसकी एनर्जी मुझे मैच जिताएगी, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप, हम साथ में खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आप मेरे साथ जो हैं, मैं आपको पसंद करूं ना करूं अनिल, मैं अगर आपके सामने कैमरे के सामने हूं, ऑनेस्टली इस बात को, कॉन्वर्सेशन को कर रहा हूं, पब्लिक को वो पसंद है। बाद में खत्म हो गया कैमरा, अब हमारे आपके रिश्ते कैसे, वो अलग चीज़ है। खिलाड़ियों का ये चीज़ मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने ऑलवेज अपने आप को सेग्रीगेट करके रखा। खिलाड़ी भी कम खिलाड़ी नहीं होते, वो खेल जाते हैं, इधर भी खेल जाते हैं, उधर भी खेल जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में भी खेल जाते हैं विमल जी, ऐसा नहीं है। मैं आता हूं, अभी जस्ट लौटता हूं दोस्तों। और दोस्तों, खिलाड़ियों को बनना पड़ता है पॉलिटिशियन, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, और पूरे इस टेबल पे हाथ रख के कसम खा के बताओ, एक चीज बताओ कि कोच साहब भी खेल गए रोहित साहब से कि नहीं? रोहित शर्मा से क्या कोच साहब खेल गए कि जिनकी अगुवाई में वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वही कप्तान अगली सीरीज में नहीं था? क्या गंभीर साहब का कोई रोल ही नहीं होगा? अनिल, ये बहुत ही टफ सवाल है आप जो पूछ रहे हो, लेकिन मुझे देखिए, अब टीम कौन सेलेक्ट करता है? सेलेक्टर्स, कोच की लेकिन अहमियत रहती है, अहमियत। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ, और मैं हमेशा, मेरा ये कंसिस्टेंट लाइन है कि अगर आपको किसी भी खिलाड़ी के चीज़ों पर आपत्ति है, सिलेक्शन, रिजेक्शन, व्हाटएवर, मुझे लगता है कि मैं ऑलवेज सेलेक्टर को कहूँगा, क्योंकि उनका काम है, वो टीम देते हैं। कप्तान किसको बनाता है, आप ऑलवेज वी कैन डिबेट कि भाई ये सही है या गलत है। जैसे ये, और जाहिर सी बात है कि रोहित शर्मा जो आपको आईसीसी ट्रिप, ये कहीं इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। रोहित शर्मा, जब आप पिछले 2013 में आखिरी बार आईसीसी ट्रॉफी जीते थे, उसके बाद 10 साल का आपका सूखा रहा, 2023 में आप फाइनल में पहुंचे, ऑलमोस्ट जीत गए। ये पहला मौका था इंडियन क्रिकेट के इतिहास में, आप देखेंगे वर्ल्ड कप हारने के बाद भी लोगों ने रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन की तरह सेलिब्रेट किया जी। जो प्यार उनको मिला, जो रोहित के आंखों में जो दर्द था, आंसू थे, लगा कि सब लोग उसके साथ रहे। और अगर मैं आपको गलत ना हूं अनिल, रोहित का जो सम्मान और लाड जो बढ़ा उस हार के बाद, आप देखिएगा लोगों की भावनाएं जो जुड़ी, उनको लगा कि वो रोहित शर्मा सिर्फ कप्तान या खिलाड़ी नहीं, वो मैं हूं, वो आप हैं। उस दर्द को, मुझे लगता है कि जो एक आम आदमी तक उस दर्द को महसूस कर, हारने को तो सौरव गांगुली भी हारे थे वर्ल्ड कप का फाइनल, सही बात है। आप सिर्फ क्रिकेट की बातें करते हैं, निकल जाते हैं।
वही चीज थी ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ, वही ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन वो जो रोहित निकले उनकी आंखों में वो जो दर्द है, और फिर उसके बाद रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ की टीम रिसरेक्ट करती है, जीतती है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं विद इन, आप हार्डली 1 साल के अंतर में 3 आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में और 2 जीतना, और अगर सब चीज रहता तो मतलब धोनी के बाद सबसे कामयाब कप्तान, और अचानक उस कप्तान को कह दिया जाए कि भाई वी हैव मूव्ड ऑन। अनिल, आप हो, हम हो, रोहित शर्मा हो, कोई भी हो, दुख तो होगा। ये बड़ी चीज है कि उन्होंने, गंभीर साहब थे नहीं थे, मैं नहीं कह सकता अनिल, ऑनेस्टली आई विल बी डिसऑनेस्ट, क्योंकि ये चर्चा मैंने कभी आज तक ना गौतम गंभीर से पूछने की कोशिश की, ना मैं रोहित शर्मा से पूछा, क्योंकि देखिए जब चीज़ें इंडियन क्रिकेट की रहती हैं वहाँ से मैं अपने आप को दूर रखता हूँ, क्योंकि सियासत से दूर रहते हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, हाँ, दोनों ने टेस्ट रिटायरमेंट लिया, हाँ, टेस्ट रिटायरमेंट, किसी ने तो बोला होगा कि टेस्ट की चीज आपसे जा चुकी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे विराट कोहली भी आउटसाइड ऑफ स्टंप छिड़ते हुए आउट हो जाते थे, रोहित के रन नहीं थे, उसके पिछली वाली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ रन नहीं थे। उन दोनों के गले में घंटी किसने बांधी? क्या ये गौतम गंभीर थे, क्या ये कोच साहब थे कि भाई देख लो आगे बहुत दिन तक चलेगा नहीं, एंड देवर लाइक अच्छा ठीक है अगर नहीं चलेगा तो हम जाते हैं यार। 2 चीज़ें अनिल, मुझे जो लगता है, बहुत सारी हमने देखा होगा मीडिया में, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई, बहुत जोड़ घटा वाली बात आई, कुछ सच कुछ झूठ, कई कुछ एग्जैजरेटेड, कुछ कई चीज़ें हैं, और मुझे आज के डेट में नहीं लगता है कि इंडियन क्रिकेट में इन दोनों खिलाड़ियों को कोई डायरेक्ट ये बात बोल पाए कि भाई आपकी जगह नहीं बनती है। अगर डायरेक्ट अगर किसी में रहती बात बोलने की कि भाई मैं कह देता हूँ आपकी जगह, तो वो बोली जा सकती थी, ठीक है ना, वो बोली जा सकती थी, कोई भी बोल सकता था, वो रिस्पेक्ट है इंडियन क्रिकेट में, सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है इट्स कई बार क्या होता है ना, अगर आप देखा जाए खासकर टेस्ट क्रिकेट को अगर आप देखा जाए, जो करियर के जिस स्टेज में थे, सारी चीज़ें थी, इंडियन क्रिकेट आगे जा रही थी, सारी चीज़ें हैं। मुझे जो लगता है स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, और ऑस्ट्रेलिया, मुझे एक बड़े पूर्व खिलाड़ी ने कहा था, बड़ा अच्छी बात उन्होंने कहा था, ऑस्ट्रेलिया में हारना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में Exactly. हारते थे। इन खिलाड़ियों को नुकसान जो हुआ वो न्यूजीलैंड का हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आप घरेलू सीरीज हारे, घरेलू सीरीज आप हार गए, और आप देखिए घरेलू सीरीज हारने के बाद, और एक मुझे लगता है कि देखिए कभी ना कभी ये बात तो आएंगी उनका, चूंकि उन दोनों खिलाड़ियों का हम लोग साइड नहीं जानते हैं, तो वी विल मेयरली पूछिएगा जरूर कभी, हाँ मौका मिलेगा, देखिए पूछिएगा जरूर, आपके दोस्त हैं कि ऑन रिकॉर्ड पूछूंगा, क्योंकि मैं अगर जब मिलेगा मौका जब भी, तो ऑन रिकॉर्ड पूछूंगा, क्योंकि कई बार क्या है ना, नहीं ऑन रिकॉर्ड लोग बातें नहीं करेंगे, लेकिन आप नहीं, मुझे उम्मीद है कि जब भी मौका मिलेगा, मतलब आप कह रहे हैं कि चलो न्यूजीलैंड का घाटा हो गया, टेस्ट क्रिकेट में वो थोड़ा जूझ रहे थे। विमल ये भी कह रहे हैं कि किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो दोनों को जाके बोल दे कि देखो तुम्हारा टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गया। आते हैं वनडे क्रिकेट पे, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं दोनों, एक तरफ कप्तानी छिनी हुई है, दूसरी तरफ तलवार लटकी हुई है कि भाई साहब अगर आप नहीं चले तो आप वनडे से भी जाओगे। और ये बात ना भाई साहब माने ना माने, चीफ सिलेक्टर साहब ने ये तो बोल ही दिया था कि हम दूर की बात नहीं करेंगे, विल जज कि आगे आगे देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद एक खबर थी कि दोनों को आके डोमेस्टिक खेलना है। इतना प्रेशर में डालना 2 दिग्गजों को, ये उसमें कौन कौन शामिल था? उसमें अगरकर साहब का ही था, बोर्ड था, कोच साहब थे, नया कप्तान जो शुभमन गिल थे वो थे, कौन था जो 2 दिग्गजों को छेड़ने के मूड में था? कोई बंदा, जब विराट कोहली जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, रोहित शर्मा जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और उसके पीछे एक तलवार 2 तरफ से लटकी हुई हो कि यार हम अगर परफॉर्म नहीं किए तो जिस वनडे ट्रॉफी को हमने 6 महीने पहले जिताया है, उस वनडे में खेलने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं इसको बड़ा दिलचस्प अंदाज में इसको जवाब दूंगा। फॉरगेट कौन था, किसने क्या किया, क्या कहानी थी, आप बोलोगे कर तो दिया उन्होंने। नहीं, लेकिन आप देखो भारतीय क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी चीज है वो, और ये दिखाता है कि ये खिलाड़ी इत्तेफाक से या किसी की मेहरबानी से खिलाड़ी नहीं बने। वो जवाब होगा, लेकिन टेम्परामेंटली कितने स्ट्रांग थे। आज विराट कोहली का आप जब देखो, जो जो उन्होंने आग लगाई हुई है, नोबडी इज डाउटिंग,
नोबडी इज डाउटिंग कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस तो सीधा कह दिया है कि 2027 हम इंटेंड कर रहे हैं। मैं तो खेलूंगा। बोल्ड एंड ये इंटेंट अजीत अगरकर जी का बोल्ड, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग। अजीत अगरकर, देखिए मैं तो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड की बात करूंगा, मैं ऑफ रिकॉर्ड पर्दे के पीछे कॉन्स्पिरेसी में बात नहीं कर, मैं ऑन रिकॉर्ड पे ही जाता हूं। अजीत अगरकर जी ने चीफ सेलेक्टर होकर जब उनसे पूछा गया था इन दोनों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि दे आर नॉन कमिटल। उन्होंने ये कहा था, नॉन कमिटल का मतलब मुझे पता नहीं है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन पूछना चाहिए था। नहीं, लेकिन डिड यू आस्क हिम? नहीं, अब मैं इसके दो चीजें बताता हूं। नॉन कमिटल वाली बात है, ये अपने आप में फैक्चुअली गलत थी, क्योंकि रोहित शर्मा ने इंटरव्यू मैंने किया था उनसे मई में, और मैंने उनसे पूछा था, ये सवाल पूछा था, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने पूछा था कि 2023 का जो सपना है जी, मुझे याद है आपका इंटरव्यू। और उन्होंने कहा, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं खेलना चाहता हूं ये वो, और उन्होंने बड़े अच्छे से उन्होंने कहा कि सपना है, हम चाहते हैं जीतना, इससे ज्यादा क्या कमिटमेंट। और उसके बाद वो बोला, यार छोड़ो यार अभिमल, मैं बोला नहीं चाहता था, आपने बुलवा भी दिया। वो बंदा, और उस बंदे को जिसका एक सबसे बड़ा सपना है कि मुझे एक वर्ल्ड कप जीतना है वनडे का, क्योंकि वनडे का वर्ल्ड कप विराट तो जीते हुए हैं लेकिन रोहित नहीं जीते हुए हैं। उस बंदे को इस सिस्टम के जरिए, चीफ सेलेक्टर के जरिए, किसी भी कोच साहब जो भी हो, ये कहना ना कि नॉन कमिटल है, इट्स अ क्राइम। वो अपना वजन घटा रहा है, अपने फॉर्म में दुरुस्त रखने के लिए शिवाजी मैदान, इस मैदान घूम रहा है। आपको नॉन कमिटल, भैया नॉन कमिटल किसी को कहने के पहले आप पूछोगे तो सही कि खेलना चाहते हो, नहीं खेलना चाहते हो। खेलना चाहते हो तो किस तरह से खेलना चाहते हो? क्या बीच में ब्रेक लोगे या क्या करोगे? तुम्हारे पास एक ही फॉर्मेट है, कैसे कर तुम पता नहीं। चलो विमल, नहीं, मुझे लगता अंदर नहीं घुसना चाहते उसमें। हाँ, बोलिए। मुझे लगता है कि उस समय एक आइडियल सिचुएशन थी प्रॉब्ली, अगर ये सारी चीजें थी ना, मुझे लगता है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, खूबसूरती से हैंडल किया जा सकता था। तो देखिए, गड़बड़ तो हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन था नहीं था, लेट्स नॉट गेट इनटू, बोर्ड था, चीफ सेलेक्टर थे, या व्हाटएवर जो भी है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज होती थी कि भाई अगर आपने कहा, आपने सिर्फ इतना कहते कि भाई देखो, जो हम जो है 3 वनडे खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जी, 3 वनडे खेल रहे हैं हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 3 वनडे खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, 9 वनडे है टोटल। दोनों खिलाड़ी जो हैं आपके 50+ का एवरेज कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी दोनों की आउटस्टैंडिंग थी, वनडे क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं, किसी तरह का डिटोरिएशन नहीं था। इनको ये भी नहीं कहना था कि भाई आपको, इनको सीधा, मैं अगर रहता अधिकारी जी, मैं सीधा कहता कि भाई 9 वनडे हैं, आप जाओ बिंदास होके खेलो। अभी से लेके अक्टूबर से लेके जनवरी तक में 3 महीने जो है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप 9 वनडे बिंदास खेलो, ठीक है ना। कोई कुछ बातें करे, और रोहित शर्मा को भी बोला जाता कि ये 9 वनडे आपको कप्तानी, और 9 वनडे हार भी जाते तो क्या होता? हाँ, 9 वनडे आप कप्तानी कर रहे हो रोहित शर्मा जी, आप 9 वनडे खेल रहे हो। आपको जो फैसला लेना है, हम आप पर कोई दबाव नहीं है। हम आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जनवरी के बाद अगला वनडे जो है जुलाई में इंग्लैंड में, 6 महीने का गैप है। 6 महीने के गैप में 2 महीने के आईपीएल आएगी, एकदम रगड़ाई वाली। इनकी उम्र तो घट नहीं रही है, बिल्कुल, हर चीज की जिम्मेदारी है। अब ये बहुत अच्छा मौका होता है कि भाई 2 महीने के आईपीएल आप खेलिए। देखिए, 2 महीने की आईपीएल के बाद भी वही जज्बा, वही भूख, वही आग, वही मोटिवेशन दिख रही होती। जुलाई में अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है, फिर से आपको आईपीएल के 1 महीने में पता चल जाएगा। द मोमेंट आपने देख लिया कि उनमें वही आग है, वही हंगर है, वही फिटनेस है, सारी चीजें हैं, जुलाई में वो तैयार हैं जी। तो आपके पास तो जुलाई टू जुलाई 1 साल का, आप बोलते ठीक है। जो बात अभी किसी ने, अभी मैं देख रहा था, कोई खिलाड़ी ने बोला कि भाई अगर कोई इंजर्ड होगा या कोई कुछ होगा, वो तो कभी भी हो सकता है। आप तो अपना साथ साथ, आपको एज ए टीम, बैकअप टीम तो आप बनाते ही हो। बिल्कुल। अच्छा भाई, आपने एक चीज मुझे बताइए, शेन वॉर्न को लेकर आप गए थे 2003 वर्ल्ड कप में, शेन वॉर्न अचानक से बाहर हो गए। बिल्कुल। अभी आप ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में पैट कमिंस के बगैर अभी आई कि नहीं टीम? बिल्कुल। पैट कमिंस कप्तान होते, मिचेल स्टार्क नहीं है, वो अपना हेजलवुड नहीं है जी। तो अगर किसी, अब ऐसा थोड़े कीजिए कि भाई उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स ने तैयारी नहीं की है। तैयारी तो आपको रोहित विराट के लिए आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, आपको खिलाड़ी बना के रखने ही पड़ेंगे। मतलब बीच वर्ल्ड कप में अभी देखिए ना, बीच वर्ल्ड कप में हर्षित राणा को चोट लग गई तो लग गई ना भाई, फिर आप लेके आए सिराज, लग गई। अब किसको आप लेके आए? सिराज को, जिसको खिलाई नहीं रहते T20 एक्सपीरियंस खिलाड़ी को लेके आए। फिर तो इसका मतलब आप खुद मानते हो ना कि एक्सपीरियंस की एक अलग अहमियत होती है बड़े टूर्नामेंट में। ये आप ही की सोच है, हमारी और आपकी सोच नहीं है।
आखिरी तीन सवाल। हाँ जी, आखिरी 3 सवाल, क्योंकि आपको जल्दी है, आपको जाना है। आपके दोस्त, पुराने दोस्त, दिल्ली के साथी, दोस्त माने ना माने आप, गौतम गंभीर साहब को गुस्सा क्यों आता है इतना? नहीं मैं गुस्सा नहीं कहूँगा, मेरे को लगता है कि उनका एक जो इंटेंसिटी है, जो उनकी इमेज है, जो उन्होंने पूरी क्रिकेट खेली है, और उन्होंने कहा भी है कि वो हंस, उनको वो हैं सीरियस, गंभीर नाम है, सीरियस खिलाड़ी हैं। और जो चीज़ें एक, अगर आप देखा जाए, एग्रेशन उनके पार्ट ऑफ फैब्रिक है, कैरेक्टर का फैब्रिक है उनका, कि वो दैट इज़ वेयर यू गेट बेस्ट आउट ऑफ हिम। एक सवाल और, कि कप्तानों को कप्तान क्या रहने दे पा रहे हैं कोच साहब? बिकॉज हमने देखा कि बैठे रहते हैं ड्रेसिंग रूम में, सीरियस रहते हैं, और चलो उनका वो अपना पर्सनल, उनकी फिलॉसफी है, पर्सोना है, लेकिन वहां से फुटबॉल कोच की तरह से बोलते रहना, मतलब कि इसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको करो, फील्ड करो, उधर करो। कप्तान को कप्तान बनाया है तो कप्तान को काम करने दो। शुभमन के साथ भी वो करते हैं और सूर्या के साथ भी करते हैं। क्या वो क्या है ये? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाट इज दिस कॉल्ड? देखिए, आई थिंक दो चीज़ें हैं अनिल। एक तो कोचिंग स्टाइल इवॉल्व हो गई, और सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं, दुनिया भर के कोचेज़ में ये चीज़ें हैं। चूँकि T20 क्रिकेट में कई बार क्या होता है ना, चीज़ें पलक झपकते एक एक गेंद पे बदल रही होती है, और जब मैदान का बंदा रहता है, बहुत सारी चीज़ों को आप मिस आउट करते हैं, तो कई बार आपको वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। कई बार इंस्टिंक्टिव कप्तान होते हैं, कई बार यंग, सी ऑल सेड एंड डन, शुभमन इज़ अ यंग कैप्टन, बट लेट हिम डू द कैप्टेंसी। नहीं तो वो उन्होंने टेस्ट सीरीज में, अगर आप देखा, टेस्ट सीरीज में वो दखलंदाजी नहीं रहती है। T20 क्रिकेट में अगर सूर्या के साथ भी अगर आप देखा जाए, सूर्या 2 साल से कप्तानी कर रहे हैं, एंड ही हैज फॉर्म इज स्टाइल। और एंड इफ एज लॉन्ग एंड, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज कैप्टन इज कंफर्टेबल। सी, हम लोग हर कोई अलग अलग सांचे का होता है। आप पर पता नहीं ना विमल की कंफर्टेबल है कि नहीं है। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मेरे आप बॉस हो, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मेरे पास क्या चॉइस है? मैं आपको बोलूंगा, अपना डिस्कंफर्ट जाहिर करूंगा। आई हैव टू फाइंड ए वे। नया बंदा नहीं बोल सकता, जिसकी 2 साल से, वो विराट बोल सकते हैं। चलिए, विराट का नाम अचानक आया तो मुझे, विराट और गौतम गंभीर में जब से कोच बने हैं, पहले का रिश्ता तो मैं छोड़ देता हूं, अच्छा बुरा खट्टा मीठा जो भी था। क्या दोनों दोस्त हैं? दोस्त होने की जरूरत भी नहीं है अनिल। क्यों दोस्त होने की जरूरत है? आप और हम एक ऑफिस में काम क्या करते थे। दोनों के बीच अच्छा संवाद है? संवाद, देखिए, अगर क्रिकेट टीम में, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भाई वो संवाद है नहीं है, क्या है नहीं है। मुझे लगता है एज लॉन्ग एज योर टीम इज विनिंग, क्योंकि देखिए, आप 15 की टीम, 16 की टीम लोगे, हर तरह के अलग अलग कैरेक्टर होंगे। यू डोंट, आप कोई घर तो है नहीं, ड्रेसिंग रूम है, सारी चीज़ों का सम्मान है, हर चीज़ें हैं। मुझे लगता है what Gautam Gambhir wants, Virat Kohli at his best, physically, mentally, run wise, which Virat Kohli is, दोनों के बीच, and he should be happy. दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट जिस लेवल का चाहिए है, आई थिंक है। तभी तो देखो, अगर मान ले गौतम गंभीर ने जब भी उनसे पूछा गया है, जब अगर आप उन्होंने रन बनाए, तो उन्होंने कहीं भी, आप मुझे एक बताइए कि ऑफिशियली उन्होंने जहां पर उनकी ग्रेटनेस को एक्नॉलेज नहीं किया होगा, उनकी ड्रेसिंग रूम को। कई बार क्या होता है कि बातें इतनी ज़्यादा चलती हैं अनिल, तो हम लोग कई बार चीज़ों को देखते हैं। आप एग्जाम्पल देखें, क्रिकेट एक यूनिक गेम है। कई आप अगर आप देखो शेन वॉर्न, और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि शेन वॉर्न का आप देखो, या एडम गिलक्रिस्ट का था, कोई बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड कप विनिंग टीम का वो तो बात भी नहीं होती थी उनमें। तो कई चीज़ें रहती हैं। तो आई डोंट थिंक कि एज लॉन्ग एज इंडियन क्रिकेट इज विनिंग, आपके रिजल्ट आ रहे हैं। आपको लगता है विमल जी कि क्या ओवर स्ट्रेच कर गए थे? क्या बहुत ज़्यादा उन्होंने भाव दे दिया शुभमन गिल को कि वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान देख रहे थे गौतम गंभीर? ये सच है कि नहीं है कि तीनों फॉर्मेट में ताजपोशी की तैयारी थी, शुभमन परफॉर्म नहीं कर पाए, अलग बात है। नहीं तो ये गौतम गंभीर ने कप्तानी, उनको रोल तो होता उनका भी। कैसे? ये बात हम किस अथॉरिटी से नहीं, इस अथॉरिटी से कि आप कोच तो इसका मतलब अजीत अगरकर की जिस कोई तरह भूमिका नहीं, नहीं, जिस तरह का 5 सेलेक्टर नहीं है, तब तो अगर आपकी बात मैं मानूं, तब तो फिर शुभमन गिल को हटना नहीं चाहिए था। अब जब परफॉर्म ही नहीं कर पाए, नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह का पूरे साल 2025 में सूर्या का फॉर्म चला, राइट, फॉर्म चलता है सूर्या का 13 का एवरेज स्ट्राइक रेट, और शायद वही सोच थी कि कोच साहब ने, चीफ सेलेक्टर साहब ने, आरपी और प्रज्ञान तो बाद में आए, 2 अच्छे स्ट्रांग वॉइस वाले। आई होप कि आपको बुरा नहीं लग रहा होगा। सो उसके पहले ये तैयारी थी मुकम्मल तौर पे कि अगर सूर्या का ऐसा ही रहता है तो हमारा वो कप्तान, हम इसको बनाते हैं,
क्योंकि उनके क्रेडेंशियल पे सवाल पहले से भी थे शुभमन गिल की T20 में, लेकिन आपने उप कप्तान बना के ये किया कि आपने बोल दिया कि हर मैच खेलेगा, और अगर हमारा कप्तान फेल होता ही रहता है, उप कप्तान कामयाब रहता है, तो हम स्मूथली चेंज कर लेंगे। लगता नहीं है आपको? आई डोंट नो, आप जैसे बोल रहे हो कि मुझे कहीं से ये डाउट नहीं लग रहा था। सूर्य कुमार यादव जिस तरह से कप्तानी कर रहे थे, जो सक्सेस रेट था, सूर्य कुमार यादव को आप किस बिसात पे हटाते? जबकि सूर्य कुमार यादव के आखिरी इस वर्ल्ड कप से ठीक है, पहले न्यूजीलैंड सीरीज को छोड़ दे तो उनका 6 महीने 8 महीने का स्ट्रगल था, रन नहीं थे। इसके बावजूद भी कभी भी मुझे नहीं लगा कि सेलेक्टर्स के दिमाग में ये बात थी, क्योंकि रनिंग सो क्लोज टू द टूर्नामेंट यू विल नॉट थिंक भाई, मतलब मैं इस बात को बाय नहीं करने को तैयार हूं कि शुभमन गिल को कप्तान बनाने की तैयारी थी। शुभमन गिल को T20 फॉर्मेट में कप्तान बनाने की तैयारी थी। आई डोंट बाय दैट, क्योंकि शुभमन गिल ने जो है टेस्ट क्रिकेट में उनको दी गई जिम्मेदारी एक्सेप्शनली उन्होंने बहुत अच्छा किया, और T20 में अभी सूर्या कर रहे हैं, सूर्या अच्छा कर रहे हैं। अब आप खुद बताओ कि अभी अगर सूर्या अगर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, अगर और पूरी अगर क्या लगता है कि जीत ही जाएंगे, हाँ, तो फिर अब उसके बाद क्या सूर्या को क्या अब सूर्या को अगले 2 साल के आप छोड़ दोगे? अगर सूर्या फिट है, रन बना रहे हैं, आप ये बोलोगे? मैं किसी बड़े आदमी को भी पढ़ रहा था कि सूर्या जब स्ट्रगल कर रहे थे, वो सीरीज दर सीरीज कप्तान जरूर थे, लेकिन उनके पीछे शुभमन गिल को लगा दिया गया, एक हाई प्रोफाइल वाइस कैप्टन को, जहां पे वो और भी बेचैन हुए कि आपके साथ देखिए, आपका डिप्टी अगर हाई प्रोफाइल हो, जो आपको कभी भी अपदस्त कर सकता हो, तो आपको तो डर लगता है। और उस डर में 2 तरह के लोग होते हैं ना, या तो उस डर में आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर जाते हो, या कई बार आपका परफॉर्मेंस गिर जाता है। खैर छोड़ो, ना तो अब शुभमन गिल इस टीम में है, और पता नहीं कब आएंगे। आपको लगता है कि शुभमन गिल कभी T20 टीम में वापसी करेंगे? सिंह की वैभव सूर्यवंशी भी आ रहे हैं, सिंह की आपके ईशान और ये भी है, ओपनर के तौर पे आ पाएंगे वो? नेवर से नेवर। सिराज देख लो, आपके सामने एग्जांपल हमने बात की। सिराज तो कभी भी बाहर थे नहीं ना रेकनिंग से। नहीं, आप रेकनिंग में तो बाहर हो ही गए थे। अगर आप देखा जाए T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य थे, तो नेवर से नेवर। इंडियन क्रिकेट फंक्शंस इन ए वेरी ड्रामेटिक वे। अब मुझे अगर आप बोलोगे कि कैसे आप बोलोगे कि इस टीम में जायसवाल नहीं है? सही में यार बहुत टफ है। तो एक सवाल और विमल, कि सिंह कि आप विराट को तब से देख रहे हो, कब से देख रहे हो, और ये सवाल जनता भी जानना चाहती हो, आप क्लोज मॉनिटर करते हो, मैदान पे हो, सर्किट में हो, क्या लगता है, और जनता ये चाहती है कि विराट कोहली की टेस्ट वापसी हो सकती है? मैंने उनसे रांची में मजाक में उनसे पूछा था यही सवाल, इनफॉर्मली मैंने बोला था कि भाई ऐसा मुमकिन है? तो उन्होंने बोला आपको क्या लगता है? उन्होंने मुझसे पलट के पूछा था हंसते हुए। मैंने बोला कि मुझे लगता है कि आपके जैसे बंदे ने ये फैसला लिया है। आपको ये बोलना चाहिए? हम तो चाहते हैं सर। नहीं, मैंने उनको ये नहीं, मैंने उनको यही कहा कि मैंने आपके बंदे ने अगर ये फैसला लिया है, आपने तो आसान नहीं रहा होगा, बहुत सोच समझ के लिया होगा, और आप अगर फैसले पे पहुँचे हो तो इतनी जल्दी जो है किसी चीज़ को लेकर, जो भी वजह है, जो भी चीज़ें रही हैं, और आप यकीन नहीं करोगे फिर ये बात मैं आपको अभी नहीं बोलता, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद, 24 घंटे बाद उन्होंने, हर्षा भोगले ने उनसे ये पूछ लिया और उन्होंने ये बात को कह दी। तो मैं प्रिवी था, तो इससे मैं इस बात को, जैसे आपने कहा ना वो सम्मान वाली बात क्यों होती है, तो ये बात को मैं कभी जिक्र भी नहीं करता। जब विराट शायद रिटायर हो जाते तब मैं कहता, लेकिन चूंकि वो खुद ऑन रिकॉर्ड चले गए तो ये बात उन्होंने कही। तो मुझे कहीं से विराट कोहली क्या रीजन रहे, नहीं रीजन रहे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बट ही हैज मेड पीस विद द डिसीजन कि भाई ये था, मैंने ये डिसीजन ले लिया। अभी उनका पूरा फोकस जो मुझे लगता है 2027 वर्ल्ड कप पर है। थैंक यू सो वेरी मच विमल जी। इट वॉज, मतलब ये कहना यार हम लोगों का आपस में, इट वॉज लवली टॉकिंग एंड फलाना ढिपाना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग की तो हम दोस्त हैं, इट्स नॉट लाइक होस्ट एंड द गेस्ट जी। ऑल द वेरी बेस्ट, शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए भी, एंड ही इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल। थैंक यू और मैं आज भी आपसे, आप कमिट लेते रहते हो ना, कमिटमेंट लोगों से, क्रिकेटर से, वो सचिन तेंदुलकर से लेके धोनी तक की कहानी सुनाई आपने। मैं एक कमिटमेंट लेता हूं आपसे कि आर अश्विन का इंटरव्यू जल्दी कराएंगे आप मुझसे। आप बोलेंगे कि मेरा दोस्त है, चलिए, और बुरा सवाल नहीं पूछेगा आपसे। दिल्ली में आते हैं जब भी अश्विन, तो मैं उनका, आपकी रिक्वेस्ट जरूर उनको डाल दूंगा।
और कोशिश करूंगा कभी भी दिल्ली में, अभी मुलाकात नहीं हुई है तो हम लोग करेंगे। थैंक यू सो Thank you so much. बाय Bye. सी यू दोस्तों, बाय।